नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रागैतिहासिक कला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूर्व में आपको संक्षिप्त में 2 वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। पूर्व में आपको काफ़ी गुफा चित्रों से परिचय करवाया। आपने अच्छे ढंग से उन चित्रों को देखा होगा और उससे आपको अवश्य ही ज्ञात हुआ होगा कि आदिम मानव का दैनिक जीवन किस तरह था और उनके कलात्मक दृष्टिकोण किस तरह का था, यह अवश्य ही ज्ञात हुआ होगा। आज हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं। प्रागैतिहासिक कला के बारे में आप समझ गए होंगे। प्रागैतिहासिक कला या आदिम कला हम उसे कहते हैं जो आदिम मानव के द्वारा रेखाओं के माध्यम से अपनी गुफाओं में, शिलाओं पर, चट्टानों पर जो चित्र बनाए उन्हें हम आदिम कला के नाम से पुकारते हैं। आदिम कला पूर्णतः रेखा प्रधान है और इनके मुख्य विषय आखेट यानी हंटिंग सीन, शिकार के दृश्य हैं। आपने चित्रों में देखा ही है। प्रागैतिहासिक कला मनुष्य के प्रारंभ की अवस्था से ही चलती आ रही है। जैसे मनुष्य जाने अनजाने में अपनी गुफा में बैठे, चट्टान पर बैठे, किसी पत्थर, नुकीले पत्थर के माध्यम से रगड़कर, उकेर कर एक रेखा का आविष्कार किया। वो रेखा ही उनके भावों की मुख्य अभिव्यक्ति बनी, जो हमें आज भी प्राप्त अवशेषों से उस मानव के जीवन को दिखाने में सहायक है। मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अनेकों संघर्ष करने पड़े, क्योंकि वो केवल गुफा ही उनका जीवन जीने का एक सहारा था। अपनी भूख को शांत करने के लिए वो शिकार को ही माध्यम बनाया, क्योंकि उनके लिए भोजन शिकार ही था। और जंगल में भयंकर पशुओं से अपने स्वयं को बचाने के लिए भी अनेक प्रयत्न करते रहा। ये सभी जीवन के प्रभाव, अनुभूतियाँ, उनके भाव उनके गुफाओं में अंकित चित्रों से स्वतः ही ज्ञात होते हैं। इन्होंने शिकार के लिए किसी विशेष हथियार औजारों का उपयोग नहीं करके केवल उस समय पत्थर के बने औजार ही थे, जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी सुरक्षा भी की और अपने लिए शिकार को भी इन्हीं पत्थरों के औजारों से किया। और अपने भावों को भी रेखा की भाषा में, रेखांकन में अंकित कर गुफाओं में आज भी हमें देखने को
मिलती हैं। प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने शिकार के क्षणों को, पशुओं की छवियों को, पत्थर के औजारों से गुफाओं की दीवारों और चट्टानों पे कठोर और समतल शिलाओं पर उकेरा, जो आज हमें ऐसी कई गुफाएं हैं जिनमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको भीमबेटका के कुछ चित्र दिखाए थे। उन गुफाओं को किस तरीके से उन्होंने चित्रित किया है, बहुत ही अद्भुत है। पूरा आदिम जीवन उसमें समाया हुआ है और बहुत ही सजीव है ऐसे चित्र, जो हमें आज आदिम मानव के जीवन के क्षणों और अनुभवों को याद दिलाते हैं। आदि मानव के चित्रों में समस्त रंगों का उपयोग हुआ है। वो लाल, पीले, सफ़ेद रंगों का हुआ है जो मिट्टी के ही थे। और ये चित्र जो है इन्हीं के माध्यम से ही बनाए गए हैं और अपनी गुफाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रित किया है। कहीं खुले में बड़ी चट्टान पर बैठे हुए भी फुर्सत के क्षण में उन्होंने उन पर भी चित्रांकन किया है। नुकीले पत्थर की नोक से उसको उकेरा है, जो आज स्थायी बने हुए हैं। इन रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर चित्रों की रेखाओं में भी भरे जाते थे, जो उकेरे हुए स्थान में भी भरे जाते थे, जिसके कारण बाहरी रेखाओं को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक हुए। सभी चित्रों की रेखाएं गहरी और उकेरी हुई, खोदकर बनाई गई हुई हमें दिखाई देती हैं, जो किसी भी मौसमी प्रभाव से खराब न हो और वो स्थायी बनी रहे, ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में आदिम मानव संसार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास करती रही। उस काल के मनुष्य ने जहाँ कहीं भी गए, जहाँ कहीं अपना पैर रखा, वहाँ पर भी उन्होंने कला सृजन का कार्य प्रारंभ किया। भारत में नहीं, विदेशों में भी, यूरोप में भी ऐसे चित्र हमें देखने को मिलते हैं जो रेखा प्रधान है, सीमित रेखाओं में अंकित किए गए हैं। उन चित्रों में अधिकतर आमोद प्रमोद और शिकार के दृश्यों को अधिक अंकित किया है और यही इनका मेन विषय था। पशुओं को भी जो चित्रित किया है उनमें हाथी, घोड़ा, बारहसिंगा, भैंसा आदि का सहज व सुंदर ढंग से अंकन किया है। और ये चित्र जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी प्रकृति से आदिम मानव भली भांति परिचित था, जो उनकी रेखाएं गहरी और ताकतवर दिखाई दे रही है। भैंसे का जो चित्र मैंने पूर्व में आपको दिखाया था, उस चित्र को देखते ही सहज ही लगता है
कि वो बहुत ही पावरफुल, ताकतवर है, अतः वह उसकी प्रकृति को अंकित करता है। यह आदिम मानव के अनुभव और उसके प्रयास, उसकी कला साधना का ही उदाहरण है। दूसरी ओर इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का भी इनको सामना करना पड़ता था। उनसे बचने के लिए उन्होंने शक्तियों की भी पूजा करनी प्रारंभ की और उन प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में पूजा जाने लगा। टोना टोटका आदि के द्वारा उन शक्तियों को प्रश्न करने का भी प्रयास किया ताकि वो प्रश्नचित्त होकर उनको बचाएं। ऐसे कई सुब्बत्व के भी उन्होंने चित्रांकन किया है। प्रतीकात्मक ज्योमितीय आकारों की बहुतायत हमें इनके चित्रों में देखने को मिलती है। प्रतीकों में इन्होंने त्रिभुज, वृत्त, सिंह, हस्ती, मत्स्य, स्वास्तिक आदि का उपयोग किया है। अतः ये भौतिक और अलौकिक अदृश्य वस्तुओं एवं उनके भावों को भी अभिव्यक्त करना इनके स्वभाव में था। ऐसा चित्रों से प्राप्त होता है। आदि मानव ने विशेष रूप से पत्थर का ही अधिक प्रयोग करने के कारण विद्वानों ने इसे पाषाण युग माना है। अध्ययन की दृष्टि से आदि मानव के विकास क्रम को विद्वानों ने हिमयुग, प्रस्तर युग, धातु एवं सभ्यता काल के नाम से 5000 वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 5000 ईस्वी पूर्व तक के काल में विभाजित किया गया है। इस प्रकार मानव प्रगति के आधार पर पाषाण युग को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आप इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना। आगे हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।